वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे पेपर 1, उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। पार्ट 1 इस पेपर का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना पार्ट 1 को। पार्ट 1 के अंदर हम जो खंड आ था, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 40 पूछे गए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। बाकी जो बच्चे नए हैं, जिनको पैटर्न नहीं पता है कि किस पैटर्न से आपका पेपर आने वाला है, 3 घंटे जैसा कि आप सभी पेपरों में होते हैं, इसमें भी वैसा ही है। 80 नंबर का आपका हिंदी इलेक्टिव का जो है पेपर का होगा। हिंदी 2 टाइप की होती है, कोर और इलेक्टिव, तो ये ध्यान रखना आपको। इसका बस क्वेश्चन आंसर में आपको चेंजेस मिलते हैं। तो ये आपका इलेक्टिव है। यहाँ पे 2 सेक्शन रहेंगे आपके हिंदी के पेपर में। एक खंड आ जिसके अंदर बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और एक खंड बा जिसके अंदर आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो आपके सेक्शन ए में थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। वर्णनात्मक क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स देने पड़ते आपको पूरा लिख के, वो आपका रह गया था खंड ब में। एंड इसके अगर हम पैटर्न की बात करें तो 2 सेक्शन रहेगा। सेक्शन जो आपका ए हमने डिस्कस किया, उसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे। एंड सेक्शन जो बी है, उसके अंदर आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, जो कि हमारे रह गए हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। यहाँ से आपका सेक्शन आ यानी खंड आ स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। आप जरूर जाकर पार्ट 1 को देख ले, फिर पार्ट 2 को देखें। हम जो बच गए थे हमारे जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट हो जाता है। वर्णनात्मक क्वेश्चन, कार्यालय, हिंदी और रचनात्मक लेखन का ये सेक्शन है आपका। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है। आपके 2 टॉपिक दिए रहेंगे, 2 शीर्षक दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक पर जो है आपको दृश्य लेखन लिखना है। दृश्य लेखन वही होता है कि आपने कोई भी दृश्य देखा, कोई 2 टॉपिक दिए, मान लेते कि अ, जैसे रात में वो बारिश, ठीक है, ऐसे करके आपको 2 टॉपिक दे दे, या सड़क पर सड़क की एक दुर्घटना, मैंने देखा एक दुर्घटना, ऐसे करके जो आपके दृश्य लेखन जो आप देखते हैं, जैसे बाजार में वो शाम, ये इस तरह से आपके टॉपिक दिए जा सकते हैं। उसके ऊपर आपको दृश्य लेखन लिखना होता है। दृश्य लेखन में आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, बाकी आप अपनी मर्जी से अंदर की स्टोरी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। ठीक है, बाकी जो चीजें फॉलो करनी है, जैसे आपको सबसे पहले जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, ये लिखना है। जैसे प्रातःकाल का दृश्य, यहाँ पर 2 टॉपिक आपके दिए हुए से। एक तो प्रातःकाल यानी सुबह के दृश्य के बारे में आपको बताया है, एक सड़क दुर्घटना का दृश्य, 2 है। इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। मैंने आपको दोनों को ही करके दिखाया यहाँ पे। एंड यहाँ पे जैसे प्रातःकाल का दृश्य आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखें हम, प्रातःकाल के दृश्य में जो है आप सबसे पहले जो कुछ-कुछ मेन चीज़ें आप उसके अंदर लिखेंगे, जो आपकी घटनाएँ होगी, उसके आप यहाँ पे कुछ इस तरह से जो हेडिंग है उसके नीचे जैसे दृश्य 1, फिर प्रातःकाल, बाहर, पार्क, इस चीज़ के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देखिए, प्रातःकालीन लाल गोल सूर्य आकाश में छाए बादलों को लालिमा से रंग रहा है। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में संगीत उत्पन्न कर रही है। ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण पेड़-पौधे झूम रहे हैं। फूलों से भ्रमर गुंजार कर रहे। ये देखिए, आपको कुछ कोई कविताएँ नहीं बनानी है इधर। आपको एक बता देना आपके साथ आपने क्या-क्या देखा। तो यहाँ पे ये नहीं बताना है बार-बार कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। सिर्फ ये हटा के वर्ड आपने क्या-क्या देखा, ये लिखना है। ठीक है? कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे प्रातःकाल का दृश्य, तो क्या-क्या होगा? सुबह-सुबह ठंड लग रही होगी सभी को। ये कह सकते हैं चिड़िया जो है अपने घोंसलों से निकल रही है। जो बच्चे हैं वो पार्क आए हुए हैं अपने माता-पिता के साथ। लोग यहाँ पे जो है जॉगिंग कर रहे हैं, यानी दौड़ लगा रहे हैं। कुछ बच्चे गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पे। 70 और 80 वर्ष की महिला भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं भजन गा रही है, तालियाँ बजाते हुए इन्होंने लिखा है। पैदल जो पथ होता है, पार्क पर जो चलने वाले रास्ते होते हैं, उस पर लोग जो है जॉगिंग कर रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं। एंड ये आप लिख सकते हैं पार्क के बारे में। मेनली आप प्रातःकाल जाएँगे तो मॉर्निंग वॉक पे ज़्यादातर पार्क के बारे में ही आप लिखते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट में आपका कट टू लिख देते हैं। कुछ इस तरह से ही आपको लिखना होता है आपका दृश्य लेखन। एंड दूसरा टॉपिक आप देखेंगे तो सड़क दुर्घटना का दृश्य। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको भी बनाना है। सड़क दुर्घटना का दृश्य आपको सबसे पहले हेडिंग में लिखना है, फिर उसके जो घटना है, कुछ चीज़ जो वर्ड है आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है? आप यहाँ पे ऑब्लिक लगा दें, वो सही रहेगा। ठीक है? ये आपका हो जाएगा। एंड कुछ इस तरह से आपको जो है दृश्य लेखन लिखना होगा। कोई दुर्घटना हो गई तो आप दुर्घटना में जो है
ये भी बता सकते हैं क्या-क्या बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ। यहाँ पे जैसे बताया हुआ है नेहा के बारे में, ठीक है? अ, दुर्घटना जो है उसके बारे में, तो कट टू लास्ट में लिख देना। एंड दृश्य लेखन देखिए किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम आ जाए। एंड आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको हेडिंग हो गया आपका, एंड ये हो गया, एंड कट टू ये लास्ट में लिखना है। बाकी बीच के अंदर आप जो है, जो भी इन्होंने वर्ड रखी जैसे रख रखा है इन्होंने 150 शब्दों में, तो आप इतने में लिखे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि आपका दृश्य लेखन वही होता है, आपने दृश्य देखा है उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा फॉर्मेट होता है कि आप यही लिखेंगे, नहीं। बीच की चीज़ें आप बदल सकते हैं। तो अपने हिसाब से देखना, आपने भी कोई ऐसा भी आएगा ना दृश्य लेखन, वो आपने देखा होगा। जैसे वह काली रात, उस दिन उस दिन की आँधी, ठीक है? तो कहीं आपने देखा होगा आँधी आई होगी, आप लिख देना, वरना बना के लिख देना भाई, नहीं आता है तो टॉपिक, ठीक है? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। 8वें की तरफ आएँगे, क्वेश्चन नंबर 8वें में आपका दिया रहेगा 2 क्वेश्चन, एक तो क और एक ख। आपको जैसे यहाँ पे दिया रहे निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी विषय पर लगभग 120 शब्द में पत्र लिखना है। जैसे क दिया हुआ है आपका 8वें का, आरोग्य अस्पताल में डेटा प्रविष्टि हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर के पद जो है रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए निर्देशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका हिंदी मीडियम में जॉब लेटर है, जॉब लेटर आपको लिखना है यहाँ पे। एंड जॉब लेटर कैसे लिखते हैं हिंदी में आप सभी को पता होगा। यहाँ पे जैसे परीक्षा भवन काकागा रोड जो एड्रेस है, फिर उसके बाद डेट आ गया, फिर जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के बारे में। अब जैसे आरोग्य अस्पताल रोहिणी दिल्ली, विषय, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु आवेदन पत्र, फिर महोदय, फिर आप बता सकते हैं कि मैंने आपका जो है विज्ञापन देखा, जिसमें आप बता रहे थे कि आपको क्या है कंप्यूटर ऑपरेट के जो पद है वो बचे हुए हैं एंड आपको ज़रूरत है। तो मैं अपने आप को इसके लिए बिल्कुल सही समझती हूँ। आप मुझे एक बार कार्य करने का अवसर देंगे, तो मैं अपना कार्य जो है पूरी लगन में परिश्रम के साथ करूँगी, ये सारी चीज़ें करूँगा। आप बता सकते हैं, फिर लास्ट में संलग्न में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सबरेट, शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाणों तथा प्रतिलिपि आप कर रहे हैं एंड पासपोर्ट आकार फ़ोटो, ये चीज़ें आप कर रहे हैं। सबरेत में आप बता सकते हैं अपने नाम के बारे में, पिता, जन्म, स्थायी पता, ये सारी चीज़ें सबरेत के अंदर आती हैं। शैक्षिक योग्यता के अंदर आपने कहाँ-कहाँ तक पढ़ाई करी है, किस-किस फील्ड में करी है, आप यहाँ पे बता सकते हैं एंड अन्य योग्यता बता सकते हैं, क्या-क्या किया है। तो कुछ इस तरह से होगा, लास्ट में आपके सिग्नेचर एंड ये आपका जॉब लेटर कंप्लीट हो जाएगा। जॉब लेटर देखिए ईज़ी होता है, बहुत ईज़ी होता है, बस इसका आपको फॉर्मेट याद करके रखना है कि इसी फॉर्मेट पे चलना है। बाकी ये आपका जो है जॉब लेटर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। 8वीं के क के अंदर अथवा मिलेगा आपको, दूसरा है आपका कंप्लेंट लेटर है। क्या है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी कॉलोनी में अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण से होने वाली असुविधा के प्रति क्षमा। तो ये आपको जो है कंप्लेंट लेटर लिखना है कि किस तरह पानी की कमी हो रही है, पर्याप्त जो जल है वो नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जैसे सेवा में माननीय जल अधिकारी रोहिणी सेक्टर 26 दिल्ली, यहाँ पे एड्रेस, फिर दिनांक, विषय जल की समस्या के समाधान हेतु पत्र, फिर महोदय, फिर इसके बारे में आपको बताना है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर जो है लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ। हाँ, हमारे क्षेत्र में कई दिनों से जो है पानी नहीं आ पा रहा है एंड पानी आता भी है, तो वह बहुत बहुत कम आता है। यहाँ पे आप बता सकते हैं ये सारी चीज़ें एंड जो है गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं एंड उनको जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, आप हमारी इस बात को समझेंगे और जल्द से जल्द हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा एंड ये आपका जो है लेटर हो जाएगा। लास्ट में आपका धन्यवाद, नाम आपको लिख देना है आपका। तो ये आपका कंप्लेंट लेटर होता है। इन दोनों में से किसी एक ही लेटर को आपको करना है। याद रखना है, क या ख में से किसी एक को करना है। आप आगे चलते हैं दूसरे ख की तरफ। ख में आपका दिया रहेगा कार्यसूची और कार्यवृत्त, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना होगा। जैसे राजकीय सर्वोदय विद्यालय चक्रधार रोहिणी की सांस्कृतिक समिति की बैठक के लिए आपको कार्यसूची तैयार करनी है। इसी के अथवे के अंदर सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर पार्क में हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने के संबंध में सांस्कृतिक समिति की बैठक संपन्न हुई। उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार करें। तो कार्यसूची या कार्यवृत्त इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो कार्यवृत्त है कुछ इस तरह से ये आपका दिया हुआ है। इसी को मैं आपको किसी एक को करके दिखा देता हूँ।
जैसे सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर पार्क में हिंदी सांस्कृतिक समिति की बैठक का कार्यवृत जो है दिनांक आप डाल सकते हैं इतने को हुआ। छठी बैठक जो है संपन्न हुई। सांस्कृतिक समिति की इस बैठक की अध्यक्षता उप प्रधानाचार्य श्रीमती कमला सिंह ने की। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। एंड फिर आप बताएंगे कार्यवाही का आर जो है आरंभ अध्यक्षता द्वारा जो है अपने सभी सदस्यों का स्वागत करने से हुआ। इसके पश्चात उन्होंने अपने अनुभवों से अवगत कराया, जिससे हम अपने वार्षिकोत्सव को अधिक प्रभावशाली और सफल बना सकते हैं। सामान्य चर्चा के बाद बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर जो है विचार विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण इस तरह से क्या-क्या बातें हुई आप यहाँ पे पॉइंट में बता देंगे, ठीक है? एंड लास्ट में जो है अध्यक्ष, सचिव, सदस्य जो भी थे इनके सिग्नेचर आते हैं। 2-4 के आप ले सकते हैं यहाँ पे नाम। एंड कुछ इस तरह से आपका ये कार्यवृत्त कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये कार्यवृत्त ये आपको किसी एक को करना होगा एंड यहाँ पे मैंने एक को ही करके दिखाया, आप दूसरा जो है एक बार कोशिश करें खुद से करने की। अगले क्वेश्चन की तरफ आएँगे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 9वाँ। ये है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा गया कि डायरी किसे कहते हैं? तो डायरी आप सभी जानते होंगे एक किताब रहती है, एक आप खरीदने भी जाते होंगे तो एक किताब सी मिलती है, कॉपी सी मिलती है जिसके अंदर यहाँ पे डेट लिखा रहता है डायरी में, हर एक पेज के ऊपर डेट लिखा रहता है। यानी साल के 365 दिनों की तिथियाँ जो है वो क्रम से सजी होती है और हर पृष्ठ पर खाली जगह छोटी होती है, जिससे हम अपने जो सूचनाएँ हैं या निजी बातें रहती है हमारी वो हम उसे लिख सकते हैं। तो डायरी किसे कहते हैं आप सभी को पता चल गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा गया था किन्हीं 2 जो है प्रसिद्ध डायरी और उनके लेखकों के नाम के बारे में पूछा गया था। तो द डायरी ऑफ यंग गर्ल बहुत फेमस है ये एनी फ्रैंक के द्वारा। एंड पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये आप डाल सकते हैं किन्हीं 2 डायरी के नाम पूछे। एंड ये हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 9वाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन्स के आंसर करने हैं आपको, 3 दिए रहेंगे जैसे पहला है संध्या के बाद कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने वृद्धाओं को जो है, जो वृद्धाएँ होती है उनको बगुले सा क्यों कहा है? तो वृद्धाओं को कवि ने बगुला सा इसलिए कहा क्योंकि नदी के तट पर जब जाया करते हैं वो, तो क्या है जिस तरह आप देखते होंगे नदी के तट पे बगुले को आप देखेंगे तो सफ़ेद लगते हैं देखने में, ऐसी वृद्धाएँ क्या रहती है, वृद्धाएँ जो है ज़्यादातर आज के समय तो नहीं धीरे-धीरे बदल रहा है लेकिन वृद्धाएँ जो है वो सफ़ेद कपड़े पहनने लग जाती हैं। जिनके पति नहीं रहते, वो विधवा हो जाते हैं, तो उनके जो कपड़े रहते हैं, वस्त्र वो सफ़ेद ही पहनते हैं वो। तो जब वह नदी किनारे जाते हैं तो वो भी क्या है बगुले से ही प्रतीत होते हैं और उसका रीज़न क्या है वो सफ़ेद वस्त्र पहने होते हैं। इसी कारण से जो है वो जिस प्रकार जो है बगुला सफ़ेद दिखाई देता है, उसी प्रकार वह भी दिखाई देने लगते हैं। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और सपना कैसे टूट गया? तो सपने में क्या कारण था प्रसन्न होने का? तो अगर हम देखें नायिका ने स्वप्न में देखा कि सुखद वर्षा काल में श्री कृष्ण जो कृष्ण है वो उसके सम्मुख खड़े हैं और उससे जो है झूला झूलने का आग्रह कर रहे हैं। नायिका इस प्रकार कृष्ण से मिलन के सुख के कारण जो है प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही थी। ये एक तो कृष्ण के मिलने के कारण जो है इनकी खुशी थी और दूसरा देखिए तो वह सपना कैसे टूट जाता है, तो जैसे ही वह झूला झूलने के लिए उठी, तभी उसकी नींद टूट गई। कृष्ण से मिलन ना हो पाने के कारण जो उसकी प्रसन्नता खो गई, यानी वो सपना भी टूट गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक में कृष्ण से मिलना, दूसरे में सपना टूट जाना, ये एक आप डाल सकते हैं। जैसे वो झूला झूलने के लिए उठती है, तभी उसका नींद टूट जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो थर्ड क्वेश्चन है, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथी ने उन्हें डाँटते हुए क्या-क्या तर्क दिए? तो तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज़ हो रहे हो ये गलत है। तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में सभी समान होते हैं। तुम हमारे पालक नहीं होता है, तुम्हें हमें यह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम यदि खेलते समय बेईमानी करोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं। तो श्री कृष्ण के रूठने पर जो है उनके साथी ने ये डाँटते हुए कहा। ये आप लिख सकते हैं। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां होगा, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन्स दिए रहेंगे, 3 में से किन्हीं 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। 11वां क्वेश्चन है, अब 11वां क्वेश्चन जो है आपका काव्यांश की जो है सप्रश्न व्याख्या करनी है। आपको किसी चैप्टर से दे दिया रहेगा ये काव्यांश एंड इसमें आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। किस तरह से? जैसे अगर हम देखें ये जो किया गया है आपका देखेंगे जैसे संदर्भ दिया रहता है आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष, ये इसके अंदर आपको डालना होता है, ठीक है? साहित्यिक सौंदर्य, विशेष, ये चीज़ें आपको सप्रसंग व्याख्या के अंदर डालनी होगी। जैसे ये देखेंगे
ये किया हुआ है। पाठ संध्या के बाद लेखक जो सुमित्रा नंदन पंत प्रस्तुत पंक्तियां संध्या के बाद कविता से जो है ली गई है। एंड इन पंक्तियों के माध्यम से कवि की ढलती शाम हुई। शाम आपने सुंदर लाल रंग लिए, किसी पक्षी की तरह अपने पंख समेटकर वृक्ष के सबसे ऊपर वाले शाखाओं में जाकर बैठ गया। कुछ इस तरह से व्याख्या करना है। व्याख्या किसका करना है, जैसे आप इस ये मैं बताना भूल गया आपको एक चीज, कि इन ये दो दिए रहेंगे, दो में से किसी एक को आपको करना होगा। दो में से कोई एक हमने जो है ये वाला किया है, नीचे वाला, ठीक है। एंड इसका आंसर आपको नीचे दिखेगा। ऊपर वाले का नहीं किया है, नीचे वाले का किया है, कोई एक का ही मैंने आपको करके दिखाया है। एंड इसमें जो किया गया है बात, उसकी आपको व्याख्या में लिखनी है। ये किस चैप्टर से लिया गया है, लेखक कौन है, प्रसंग जो है कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है प्रसंग के अंदर। फिर इसके बाद आपको जो है इसके बारे में बताना है कि क्या-क्या वर्णन किया गया है इसके अंदर। फिर साहित्यिक सौंदर्य में आप जो है भाषा के बारे में, रस के बारे में, छंद, गुण और विशेष के अंदर जो है, जैसे आप कवि ने यहाँ पर संध्या का जो है मानवीकरण किया है। किस तरह संध्या को यानी शाम को बताया गया है, तो ये आप बता सकते हैं। इस तरह से आपका होता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी सप्रसंग व्याख्या। ठीक है? ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11वां होगा। सप्रसंग व्याख्या वाला। फिर इसके बाद आते हैं हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों के अंदर देने हैं। तो यहाँ पे ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद की विशेषता आपको बतानी। तो हामिद के बारे में आप सभी जानते होंगे कि किस तरह बाजार जो है उसे उसकी दादी जो है पैसे देती है कुछ कि वो अपने लिए खरीद लाएगा, बट वो अपनी दादी के लिए ले आता है खरीद, चिमटा। तो एक वो समझदार बालक है आप कह सकते हैं, क्योंकि वो खिलौने सब इसीलिए नहीं खरीदा ना क्योंकि जल्दी टूट जाएँगे, बल्कि वो कहता है उसे चाहिए तो खिलौने, बट वो कहता है कि उसका काम जो है खिलौने ये सारी चीज़ें कुछ समय तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन वो चिमटा ले आता है जो उसे पता है कि वो बहुत समय तक वो जो है काम आएगा। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं विशेषताओं में, जैसा बताया गया, हामिद एक तर्कशील बालक है, वह अपने तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है। हामिद एक समझदार बालक है, व्यर्थ की चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें नहीं खरीदता जिसका इस्तेमाल नहीं करना हो, खराब चीज़ें आप कह सकते हैं। स्वयं पर ये नियंत्रण रखता है। हामिद दादी के प्रति अत्यंत जो है या अत्यधिक संवेदनशील है, तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ ना खरीदकर दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। तो ये है हामिद के बारे में, आप इसे पढ़ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखें, भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि अंधेरे को छोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है और तभी अंधकार में भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है, और इसी इरादे से प्रकाश की किरण फूटी है। अंधकार में प्रकाश की किरणें होती है, तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। प्रकाश को अंतर में खोजना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वही बताया गया है कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, और ये बात सही भी है। अगर जहाँ अंधकार है वहीं पे प्रकाश भी होता है। अगर प्रकाश एक आप एक कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि एक जो है एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है? अंधकार जहाँ होगा वहाँ प्रकाश भी होगा, प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधकार भी होगा। तो ये हो जाएगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा है, गूंगे की कर्कश काय-काय और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया? तो गूंगे की कर्कश काय-काय और अस्फुट ध्वनि को सुनकर चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि मनुष्य के गले के अंदर का सी भी कचरा भी ठीक ना हो, यहाँ पे कचरा भी ठीक ना हो, मनुष्य का जो अस्तित्व ही नहीं रहता। उसके लिए ये यात्रा के समान है। वह कितना भी प्रयास करे, अपने दिल की बात जो है किसी को नहीं बता। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपका 12वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे कि 3 में से किन्हीं 2 के आंसर आपको देने हैं। अब ये आपका 13वां क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है आपका गद्यांश की सर्वप्रथम व्याख्या करनी है। ये आपका दिया हुआ गद्यांश आप इसे देख सकते हैं, एंड दूसरा दिया हुआ है, ठीक है? एंड दोनों ही देखें हम तो ये ईदगाह वाला चैप्टर का है। ये वाला जो किया गया है इसका आंसर हमने जो सप्रसंग व्याख्या हमने ये अथवी वाले का किया है, जिसके अंदर आप पार्ट देखेंगे। ये वाला जो है आपका ईदगाह चैप्टर से है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। एंड यहाँ पे प्रसंग में बताया बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। एंड व्याख्या बताया गया कि इसके अंदर जो बोला गया है इसी को व्याख्या कर देनी है। एंड ये व्याख्या में हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको साहित्यिक सौंदर्य जैसे बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रग्राही चित्रण किया गया। मिश्रित शब्दावली, भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है तथा शैली सरल सहज प्रवाहमयी है। तो इस तरह से आपको लिखना है। एंड व्याख्या आप सभी जानते होंगे, हामिद के घर पहुँचते ही जो है उसकी दादी जो है उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। अचानक हाथ में
फिर चिमटा दिखता है तो चिमटा देखकर जो है वो चौंक जाती है और पूरी स्टोरी आपको पता ही होगा। तो व्याख्या करनी होगी आपको मेन इधर, ये आपका व्याख्या हो जाएगा। फिर इसके अंदर देखिए ये आपका जो है साहित्यिक सौंदर्य होगा, फिर ये आपका सह-प्रसंग व्याख्या खत्म हो जाएगा। तो सह-प्रसंग व्याख्या आपकी 2 आएगी, एक तो आपका कविता वाला, ठीक है, पोएम वाला और एक आपका स्टोरी वाला। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। इसके अंदर आपको जो है 60 शब्दों में आंसर देने किसी एक प्रश्न का। तो जैसे लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए, उनसे उनके अलग-अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वो घनिष्ठ मित्र है कैसे? तो आप देखेंगे जो इनके मित्र थे 5 मित्र लेखक के, तो वो सबकी अलग-अलग विशेषताएँ थी, कोई हँसता कोई हँसमुख था, ठीक है? तो कोई जो है सबकी अलग-अलग विशेषताएँ थी, फिर भी क्या है ये एक साथ थे, कैसे? तो लेखक की अपने सभी मित्रों से जो है मित्रता बोर्डिंग में रहते हुए हुई थी। इन 2 वर्षों में उनके मध्य इतनी घनिष्ठता हो गई कि जीवन भर साथ रहे वे सभी हँसमुख थे और उनके इसी स्वभाव के कारण वे सभी जीवन भर साथ रहे। अरशद के चेहरे में हँसी विद्यमान रहती थी। हामिद स्वभाव से जो है गप्पी था। अब्बास जो है जब हँसता था तो एक दिलकश होता था। उनके खुलेपन ने जो है उन्हें आपस में जो है एक कर दिया। इस बंधन से वे कभी अलग नहीं हो पाए। तो ये इसके बारे में आप कह सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है आप कैसे कह सकते हैं कि हुसैन का अपने दादा से विशेष लगाव रहा? तो इसका हमें प्रमाण जब मिलता है जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो अपने दादा के कमरे में वो जो है बंद रहकर जो है रहने लग जाता है और अपने दादाजी के बिस्तर पर उनकी जो भूरी अचकन ओढ़कर जो है इस प्रकार सोता था जैसे कि अपने दादाजी से वो लिपट कर सोया हो। तो इससे हम हुसैन के बारे में पता चलता है वो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, उनका लगाव था। एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका जो है पहला पेपर कंप्लीट हो गया है एंड ये पार्ट 2 था पेपर 1 का। आई होप कि आप समझ गए होंगे इन सभी क्वेश्चन को, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ कि हमने सेक्शन बी के अंदर क्या-क्या डिस्कस किया। इससे आपको जो है एक मिल जाएगा हिंट कि आपको क्या-क्या तैयार करके जाना है। सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर आपका पूछा जाएगा दृश्य लेखन, 2 टॉपिक दिए रहेंगे, 2 में से किसी एक टॉपिक पे आपको जो है दृश्य लेखन करना होगा। 8वां क्वेश्चन हमने देखा लेटर आपको लिखना होगा। ये लेटर 2 तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो जॉब लेटर हो सकता है या कंप्लेंट लेटर। तो ये याद रखना है, कोई भी जॉब लेटर हो, कंप्लेंट लेटर हो, आपको एक तैयार करके चले जाना है। इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। ठीक है? ये आपका कंप्लेंट लेटर था। ख जो पूछा जाएगा 8वें में 2 पार्ट है, एक क है, एक ख है। ख के अंदर आपका पूछा जाएगा कार्यसूची या कार्यवृत्त, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो कोई एक तैयार करके बहुत अच्छे से करके चले जाना, उन्हें आप पेपर में कर पाओगे फिर। तो कार्यवृत्त या कार्यसूची में से किसी एक को करना। फिर आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन, उनमें से ये आप कर पाएँगे। कुछ इस तरह से ये होगा। 10वां जो है आपकी जो है जैसे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, संध्या के बाद हो गया, नायिका इस तरह के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं सभी के सभी। फिर इसके बाद आपका सप्रसंग व्याख्या पूछा जाएगा आपसे, जो कि आपकी कविता जो रहेगी उससे पूछी जाएगी। एंड फिर इसके बाद आपके बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पे भी, ये आपकी जो दूसरी बुक है अंतराल वाली कह रहा हूँ मैं। ये आपका जो अंतरा वाली जो किताब है उससे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? एंड फिर इसके बाद भी सप्रसंग व्याख्या आएगा जो कि गद्यांश का है। एंड फिर इसके बाद भी क्वेश्चन आंसर आएगा आपका। ये आपका जो है लेखक ने अपने 5 मित्र ये वाला जो है आपका अंतराल जो बुक है उससे पूछा गया। तो ये आप अंतराल वाली बुक में आपके कम ही चैप्टर 2 ही चैप्टर तो आ रहे हैं। तो बस ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेपर। पार्ट 2 एंड पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखें। बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पे क्लिक करना है एंड बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।